आज के मुख्य समाचार। नाहन में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की तैयारी। सेलोनी पंचायत के 6 गांव आज भी सड़क से कटे। भारतीय जनता पार्टी की मंडल स्तरीय मेगा बैठक शुरू। धर्मशाला कॉलेज छात्रा की मौत पर एबीवीपी का धरना। दिव्यांगों के चक्का जाम के बाद सरकार पर उठे गंभीर सवाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के जन्मोत्सव पर उमड़ा जन सैलाब। सीएम ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के शैक्षणिक एवं भ्रमण दौरे को किया रवाना। अमेरिकी दबाव और विदेश नीति पर कांग्रेस का हमला। अब समाचार विस्तार से। शिमला में बीते कल दिव्यांगों द्वारा किए गए चक्का जाम के बाद सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चक्का जाम के अगले दिन दिव्यांग संगठनों ने जनरल सेक्रेटरी के साथ हुई बैठक को लेकर दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष राजेश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने केवल आश्वासन देकर मामले को टालने का प्रयास किया है और 7 जनवरी तक बातचीत के लिए समय मांगा गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। दृष्टिहीन अध्यक्ष राजेश ने कहा कि सरकार दिव्यांगों की मांगों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें मीठी गोली थमाकर शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों से दिव्यांग वर्ग अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन बार बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते आए हैं, जबकि समस्या जस की तस बनी हुई है। दृष्टिहीन अध्यक्ष राजेश ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट योजना के तहत गोद लिए गए 52 बच्चों को रवाना कर रहे हैं और उनकी देखभाल को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर इतनी संवेदनशील है, तो फिर दृष्टिहीन और दिव्यांग वर्ग जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार ने दिव्यांगों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं होता है, तो उनके पास आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते, लेकिन सरकार की अनदेखी उन्हें इस दिशा में लगातार धकेल रही है। मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जैसा हमारा पिछले कल चक्का जाम था, ये हमारा 2.5 सालों में 24वां चक्का जाम था और उसमें भी हमें ये मीठी गोली मिली है कि मीटिंग के लिए कल हमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्याम भक्त नेगी जी के अध्यक्षता में उनके साथ तमाम उच्च अधिकारीगण उनके साथ हमें मीटिंग दी गई है। लेकिन ये मीटिंग भी हमें इस मीटिंग से वैसी उम्मीद तो नहीं है, फिर भी उम्मीदों पे दुनिया कायम है, क्योंकि जब भी हमें कोई उस तरह बैठक मिलती है वहाँ पे हम अपना पक्ष बैकलॉग जो हमारा पक्ष है बड़े मजबूती से वहाँ पे अपना क्लास 4 का मजबूती के साथ पक्ष उठाते हैं। लेकिन शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी लोग हैं, ये गंभीरता से हमारे मुद्दे को नहीं लेते हैं। तभी हम आज के 2.5 सालों से सड़कों पे ठोकरें खा रहे हैं और हमारे साथ सुतेला व्यवहार हो रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल जी, हम आश्वासन भी ठीक है कि जैसे दोहरा चरित्र आदरणीय मुख्यमंत्री का आ रहा है। देखिए इनको और आज भी इन्होंने 52 अनाथ बच्चे को 10 दिन के टूर पे गोवा के लिए भेजा। ये हमारे ही सामने की बात है। हम यहाँ इनके दरवाजे के सामने पिछले 72 दिनों से खुले आसमान से सो रहे हैं, तो इनको ध्यान होना चाहिए। एक नजर हमारी और भी हमारे पास भी कम से कम मिल के खुद आश्वासन दे हमें कि आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा, तभी हम खुश हो सकते हैं, अपने घर खुशी खुशी लौट सकते हैं। लेकिन उनका इस तरह का कोई रवैया नहीं है। उनका ये दोहरा चरित्र है कि जो हिमाचल के दिव्यांगजन है उनको ठोकरें खाने के लिए रोड में छोड़ा है और फिर ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जैसे पिछले 3 दिसंबर को इन्होंने दिव्यांगों के लिए जो स्कूल कंडाघाट में खोला जा रहा है, वो तो हमारी भविष्य की तैयारी है। वर्तमान में इतनी दयनीय स्थिति है दिव्यांगजनों की, जो हमें पुरानी योजना भी लगाई गई थी वो भी हमसे छीनी जा रही है। आज हमें अपना परिवार पालना मुश्किल हो चुका है और अब तो हमारी ये स्थिति हो गई है कि चक्का जाम करते हुए हम थक चुके हैं, क्योंकि पुलिस के जवान हमारे साथ धक्का मुक्की करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। तो अगली बारी जब हमारा आंदोलन होगा, सभी दिव्यांग इकट्ठे हो चुके हैं, तो हमें आत्मदाह से कदम उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि
तब तक ना सरकार मानेगी ना शासन प्रशासन के लोग मानेंगे। जैसे कल हमें श्याम भक्ति नेगी जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा है कल के लिए कल जो हमारी मीटिंग होगी उस तरह बैठक रखी गई है, तमाम अधिकारी को उसमें बुलाया गया है और हम अपने मांगों को मजबूती से उठाएंगे। अगर सरकार गंभीरता से लेती है, वैसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा है कि आपकी बहुत जल्द उस तरह बैठक की जाएगी, चीफ सेक्रेटरी महोदय के लेवल में आपकी बैठक कराई जाएगी। अगर फिर भी हमें ये झुनझुना लगता है, झूठे वादे लगते हैं, तो हिमाचल के दिव्यांग तो अब इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि सभी का कानून के तहत उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उन अधिकारों का हनन होने से रोकने के लिए हम फिर से सड़कों पे उतरेंगे और चक्का जाम जैसी स्थिति हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हम सरकार को क्लियर शब्दों में कहेंगे कि हम चक्का जाम नहीं करेंगे, जो भी हमारे से अब हो चुका है, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर 1-2 दिनों में हमें हमारे मामले को ठोर निर्णय सरकार लेती है, बैलेंस नहीं लेती है, तो हमें आत्मदाह भी करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थिति आज की डेट में देवभूमि हिमाचल में बनी हुई है। ये एक दिव्यांगों के लिए दिव्यांग अधिनियम 1995 में बनाया गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री PVC राव जी से, और उन्होंने दिव्यांगों के लिए सरकार लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास करके दिव्यांगों के लिए, उनके हितों के लिए कानून बनाया था। लेकिन आज वो स्थिति आ चुकी है। वैसे कागजों पे जो हमारा जो कानून है दिव्यांग अधिनियम 2016 है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन धरातल पे बहुत जीरो है, वेरी जीरो है। तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार को, इस तरह का सुटेला व्यवहार हमारे साथ ना करे, क्योंकि हम भी देवभूमि के हिमाचल के रहने वाले हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और हमें भी अपने परिवार को पालने के लिए कोई जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम आप क्लास 4 का जो दिव्यांगों का कोटा खाली पड़ा है उसको भर्ती मेले के थ्रू भरे। आज जब देश और प्रदेश में विकास की बातें हो रही है, वहीं चंबा जिले के सलोनी पंचायत के 6 गांव आज भी बुनियादी सड़क सुविधा से वंचित है। हालात इतने गंभीर है कि इन गांव में आज भी सब्जियों, राशन और अन्य जरूरी सामान की ढुलाई खच्चरों के माध्यम से की जा रही है। सड़क न होने के कारण मुरडाहा, सुखड़ा, कैमली, कमलेट सहित अन्य गांव की लगभग 2500 आबादी को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करीब 5 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क के अभाव से उनका जीवन बेहद कठिन बनता जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे रोजाना स्कूल पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बरसात और सर्दियों के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जब फिसलन भरे रास्तों पर चलना जोखिम भरा रहता है। सड़क न होने का सबसे गंभीर असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आपात स्थिति में मरीजों को खाट या पालकी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। कई बार समय पर इलाज न मिलने के कारण स्थिति जानलेवा भी बन जाती है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाना ग्रामीणों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ग्रामीण शक्ति रमेश, पृथ्वीलाल, तेजूराम, प्रवीण कुमार, मानसिंह और दिनेश कुमार, विद्या देवी और रीतू देवी ने एक स्वर में कहा कि नेता सिर्फ आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अब यदि कोई भी नेता गांव में वोट मांगने आएगा तो उसे मना कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि पहले सड़क बनेगी तभी वोट भी दिया जाएगा। ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर भारी रोष और निराशा दिखाई है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सड़क सुविधा न होने से उनका सामाजिक और आर्थिक विकास रुक गया है, बल्कि युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसरों से भी वंचित होना पड़ रहा है। खेती बाड़ी से जुड़ा उत्पाद बाजार तक समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। उधर इस मामले पर डलहौजी के विधायक DS ठाकुर ने कहा कि सलोनी पंचायत के इन गाँवों की समस्याओं को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य से बातचीत हो चुकी है और उन्होंने
सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है। विधायक ने भरोसा दिलाया है कि इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता हिमांशु वर्मा ने बताया कि प्रस्तावित सड़क के लिए FCA का केस बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि स्वीकृति मिलने के बाद ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल सिलोनी पंचायत के इन 6 गांवों के लोग आज भी सड़क का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बार उनके सब्र की परीक्षा खत्म होगी और जल्द ही उन्हें सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेगी, जिससे उनका जीवन कुछ हद तक आसान हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की मंडल स्तरीय मेगा बैठक का आयोजन ऊना में किया गया, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने तथा आने वाले चुनावों की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां संगठनात्मक ढांचा अभी तक मजबूत नहीं हो पाया है, वहां संबंधित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठकें की जा रही है। इन बैठकों का उद्देश्य कमजोर कड़ियों को पहचान कर उन्हें मजबूत करना है, ताकि पार्टी हर स्तर पर सशक्त होकर चुनावी मैदान में उतर सके। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि आने वाले समय में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव, नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम है। इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा अभी से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। संगठनात्मक बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों का स्पष्ट बोध करवाया जा रहा है और यह समझाया जा रहा है कि किस तरह बूथ स्तर पर सक्रिय होकर पार्टी को मजबूती दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बैठक में विशेष रूप से बूथ प्रबंधन पर जोर दिया गया है। बूथ स्तर पर मतदाता सूची की जांच, नए मतदाताओं को जोड़ना, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना रहता है। सत्ती ने कहा कि भाजपा की ताकत उसका अनुशासित और समर्पित कार्य करता है और जब हर बूथ मजबूत होगा तभी संगठन को भी मजबूती मिल पाएगी। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सुझाव रखे और संगठनात्मक गतिविधियों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की। पार्टी नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी मेहनत और समर्पण का पूरा सम्मान किया जाएगा। अंत में नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले सभी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और संगठनात्मक मजबूती के दम पर प्रदेश में एक बार फिर जन समर्थन हासिल करेगी। मंडल स्तरीय यह मेगा बैठक भाजपा के जमीनी संगठन को धार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के जो भी कार्यकारिणियां बनी है, प्रमुख लोग जितने भी पार्टी हैं, उनके साथ बैठ करके आने वाले जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं और नगर निगम, नगर निकायों के चुनाव हैं, नगर परिषदों के चुनाव हैं, उन सब की तैयारी के लिए जो सारी मीटिंग कर रही है। और आने वाले 20 महीनों के बाद हिमाचल के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होना, उन सब के लिए हर कार्यकर्ता की क्या क्या जिम्मेवारी है, किस तरह से हम लोगों ने अपने बूथ के ऊपर काम करना है, अपने गांव के अंदर काम करना है, अपनी विधानसभा के अंदर काम करना है, ताकि वहां से भारतीय जनता पार्टी अपना MLA जिता करके भेजे और प्रदेश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बने। इस तरह से तमाम कार्यकर्ता आज बुलाए गए हैं। आज ऊना विधानसभा की मीटिंग है, लगभग 400 कार्यकर्ता जहां आमंत्रित है, जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हर बूथ को देखते हैं। इनके सिवाय भी बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज चुनिंदा बूथ के प्रेसिडेंट, बूथ के पालक, सभी जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणियां हैं, मोर्चों के जो अध्यक्ष महामंत्री हैं, ऐसे ही गांवों के जो सीनियर लीडर्स हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों को आज यहाँ पर बुलाया गया। धर्मशाला कॉलेज की छात्रा पल्लवी की मौत के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। छात्र संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार को घेरा और प्रशासन व पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। ABVP कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि छात्रा की मौत के लिए प्रशासन और पुलिस की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते छात्रा की शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता और रैगिंग तथा मानसिक प्रताड़ना जैसे मामलों को नजरअंदाज न किया जाता
तो आज पल भी जीवित होती। छात्र नेताओं ने कहा कि यह मामला प्रदेश में कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। धरने के दौरान एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र संगठन ने मांग की है कि छात्रा की मौत की निष्पक्ष और स्तरीय जांच करवाई जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रदेश सरकार की बिगड़ती कानून मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश की सरकार को भेजो हरिद्वार को, देश की सरकार को भेजो हरिद्वार को। करने वाला पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। We want justice, 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 we want justice। मेरी आवाज के दायरे में आने वाले इस डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद धर्मशाला की प्रबुद्ध जनता, मीडिया से आए मेरे बंधु, खाकी वर्दी में तैनात पुलिस के कर्मी व विद्यार्थी परिषद की तरुणाई छात्र शक्ति, आज आप सभी सोच रहे होंगे कि विद्यार्थी परिषद को अपनी छुट्टियों के दिन में ऐसा क्या नौबत आन पड़ी कि उन्हें डीसी ऑफिस के बाहर जिंदाबाद, मुर्दाबाद व न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले 2 महीने पूर्व धर्मशाला महाविद्यालय में पढ़ने वाली वो छात्रा, वो पल्लवी हमारी बहन, जिसके साथ ऐसा अन्याय होता है, वो 2 महीने के मानसिक तनाव में चले जाती है, मानसिक तनाव में चली जाती है। 2 महीने से वो न्याय की गुहार लगाती है इस प्रशासन के आगे, इस पुलिस प्रशासन के आगे, लेकिन ये प्रशासन ज्यों का त्यों ही रहता है, सोई हुई चैन की नींद सोता है। साथियों, आज इस हिमाचल प्रदेश को शांतिपूर्वक व देवभूमि हिमाचल कहा जाता था, उसी हिमाचल के पर्यटन नगरी धर्मशाला के एक डिग्री कॉलेज में हमारी छात्रा बहन के साथ ऐसा अन्याय होता है, लेकिन ये प्रशासन चैन की नींद सोए रहता है, चैन की नींद सोए रहता है। क्या आज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में ऐसा छात्रा को लेके जो है पूरा किया जाता है, उसी संदर्भ में जो है विद्यार्थी परिषद आज डीसी ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन करने आई है कि उस छात्रा को न्याय मिले, उस छात्रा को न्याय मिले। हमारे जिला कांगड़ा के अंदर होती है कि किस तरीके से हमारी एक बहन जो 2 महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित की जाती है, जब उस बहन के पिताजी पुलिस विभाग में यानी कि हमारे साथ लगता पुलिस स्टेशन है, न्याय की मांग के लिए वहां जाते हैं, तो इन्हीं पुलिस के अधिकारियों द्वारा उन्हें यह कहकर वहां से भेज दिया जाता है कि जब आपकी बेटी ठीक होगी उसके बाद आपकी बेटी के बयान लिए जाएंगे। यानी कि आज हिमाचल प्रदेश को किस ओर धकेलने का काम वर्तमान की सरकारों ने किया है। नमस्ते, नैन्सी अटल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश प्रदेश मंत्री। आप पीछे जो धरना चला हुआ देख रहे हैं, उसमें हम जो कुछ दिन पूर्व एक पल्लवी जो धर्मशाला कैंपस में पढ़ रही थी, उसकी जो दुखद मृत्यु हो जाती है, उसी को न्याय दिलाने के लिए आज विद्यार्थी परिषद सड़कों पे उतरी है। पूरे हिमाचल प्रदेश में ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो हमारी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, जो कि इतना डिले हो रहा है इस मामले में। हम देखते हैं कि मानसिक उत्पीड़न उस छोटी बच्ची को सहनी पड़ी, वो बच्ची ही थी एक 19 वर्षीय, तो उसको सहनी पड़ी। ऐसी कोई और पल्लवी ना हो और ये मामले यहीं पर रुक जाए, इसीलिए आज विद्यार्थी परिषद धरना प्रदर्शन कर रही है और हमारी बहन पल्लवी को न्याय मिले।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के जन्म दिवस के अवसर पर उनके शिमला स्थित आवास पर पूरे प्रदेश से शुभचिंतकों की भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिकारी वर्ग और आम जनता ने जयराम ठाकुर को जन्मदिन के साथ साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जयराम ठाकुर के आवास पर उनके जन्मदिन के दौरान उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से नाटी डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। ढोल नगाड़ों और लोकगीतों के बीच हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं की झलक भी साफ दिखाई दी। पूरे परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व, सरल स्वभाव और जनसेवा के प्रति समर्पण की सराहना की। कार्यकर्ताओं ने उन्हें हिमाचल के हितों के लिए संघर्षरत नेता बताते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। जयराम ठाकुर ने सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए हिमाचल प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि वे आगे भी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे। जन्मदिन के इस अवसर पर मैं सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हो रही हैं और आज प्राप्त होंगी। देवी देवताओं के आशीर्वाद से और देश की जनता की सेवा करने का एक लंबे समय से अवसर मिला है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी का। पार्टी के नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ में पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का स्नेह, प्यार, समर्थन जो लगातार लंबे अरसे से प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं उनका भी ऋणी हूँ। और आने वाले समय में हम परिवार के साथ अपना, चाहे वो संगठन है, चाहे निजी परिवार है, प्रदेश के लिए, देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, ऐसे हम कामना करते हैं, ऐसा हम प्रयत्न भी करेंगे। और एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया जगत के सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में गोद लिए गए 52 अनाथ बच्चों के 10 दिवसीय शैक्षणिक एवं मनोरंजक भ्रमण दौरे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम 6 जनवरी 2026 को प्रातः 9:30 बजे आयोजित किया गया। इस विशेष भ्रमण का उद्देश्य बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभव प्रदान करना रहता है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। भ्रमण के दौरान बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्थलों और प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा, जिससे उनके ज्ञान, आत्मविश्वास और जीवन दृष्टिकोण में सकारात्मक वृद्धि हो सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अनाथ बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के माध्यम से सरकार इन बच्चों को परिवार जैसा संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के
शैक्षणिक एवं मनोरंजक भ्रमण बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि वे समाज और देश की विविधताओं को भी करीब से समझ पाते हैं। सरकार की इस पहल से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को नए अनुभव प्राप्त होंगे और उनके भविष्य निर्माण में यह यात्रा एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कदम साबित होगी। पिछले वर्ष भी गए थे, इस साल इस सुविधा का ये लोग लाभ उठा रहे हैं। कितने बच्चे जा रहे हैं सर? सरकार ने कितने बच्चे 52 बच्चे अभी जा रहे हैं। नहीं, 52 तो यहाँ के जा रहे हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और बच्चों के लिए भी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर किस प्रकार का प्रोग्राम बनाते हैं ये उन पर निर्भर करता है। तो अभी ये 52 बच्चों को आज यहाँ से मंडी देवपुर लाकर रवाना करना है। धन्यवाद। नाहन के एसडीएम राजीव सांख्यान ने मीडिया से बातचीत करते हुए शहर की ट्रैफिक और शहरी व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 और 5 के आधार पर नाहन क्षेत्र में कुछ ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए थे जिन्हें नो एंट्री जोन के रूप में रखा गया था। इन क्षेत्रों में अनियंत्रित वाहनों की आवाजाही से लगातार समस्याएं सामने आ रही है, जिस पर प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। एसडीएम ने बताया कि शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रों जैसे मेन बाजार और बड़ा चौक में नो पार्किंग जोन घोषित करने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके तहत यह भी तय किया जाएगा कि किन स्थानों पर किस समय में वाहनों की आवाजाही और पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी ताकि आम जनता को स्पष्ट दिशा निर्देश मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाजार क्षेत्र से एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों को निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तंग सड़कों, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के कारण आपातकालीन सेवाओं में देरी हो रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। एसडीएम राजीव सांख्यान ने यह भी कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स का भी अपना अधिकार बनता है, लेकिन कई स्थानों पर उनके अनियंत्रित बैठने से यातायात और पैदल चलने वालों को परेशानियां हो रही है। इस समस्या का भी संतुलित समाधान निकालने के लिए प्रशासन विचार कर रहा है ताकि वेंडर्स के अधिकार सुरक्षित रहे और आम जनता को असुविधा न हो। इसके अलावा उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों से सुझाव लेने की बात कही। इस मुद्दे पर भी जनता के विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ताकि एक बेहतर और व्यवहारिक व्यवस्था बनाई जा सके। एक इसमें कंक्रीट रिपोर्ट बना के जो है उनको सबमिट करूं। तो कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। एक तो आपको पता ही है कि शहर में जो नो एंट्री पॉइंट्स कुछ हमारे डिक्लेयर हुए थे, बहुत पुरानी 2004-5 के आसपास की नोटिफिकेशंस हैं और उन सबको रिलुक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी गाड़ियां शहर में आ गई हैं, बहुत सारे नए रोड्स बन गए हैं और जैसा कि आपने देखा है बाज़ार में भी हमारे बहुत सारे व्हीकल्स घूमते हैं जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना भी रहती है। तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल बनानी है जिसमें हमने शहर में जो है वो नो पार्किंग जोन डिक्लेयर करने हैं और गाड़ियां जैसे हमारा मेन बाजार बड़ा चौक की तरफ को है वहाँ कितने से कितने बजे तक हमने 2 व्हीलर्स अलाउ करने हैं, उस पे जो है हमने एक नोटिफिकेशन निकालनी है। इसके अलावा बाजार में बहुत सारी इंक्रोचमेंट हो रही है जिसकी वजह से आपातकाल में हमने एम्बुलेंस ले जानी है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी ले जानी है, उसमें बहुत सारी मुश्किल हो रही है। कुछ हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आपने देखा है जैसे हमारा शहीद स्मारक है, वहाँ हमने अभी कुछ कोशिश भी की है 2-3 दिन पहले। वो स्ट्रीट वेंडर्स का हब बनता जा रहा है और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी वहाँ पाए गए हैं। तो एसपी साहब ने भी उस पर कार्रवाई की है और उनको स्ट्रीट वेंडर्स को हमने हटाया, लेकिन अल्टीमेटली इनको भी हमने कहीं न कहीं रीलोकेट करना है। इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था पे की जो है हमने चर्चा करनी है और लोगों से सुझाव आमंत्रित करने हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का प्रावधान है, लेकिन वो ढंग से जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं सड़कों पे पार्क हो रही हैं और उन के सड़क पे पार्किंग होने की वजह से जो है पैदल चलने वाले लोगों को मुश्किल हो रही है। तो इस पे भी हमने सुझाव लोगों से आमंत्रित करने हैं कि क्यों ना शिमला की तरह जो है जिन लोगों के पास जो है अपनी पार्किंग नहीं है, उनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है RLA नाहन में या RTO नाहन के पास जो है वो ना की जाए या की जाए। लोगों के जो है इसके ऊपर क्या विचार हैं।
इसके अलावा हमारे कुछ, आपको पता ही है, 15 ई टैक्सीज के परमिट जो हैं वो इशू हुए हैं। तो लोग कहाँ कहाँ चाहते हैं कि वो ई टैक्सीज की कहाँ कहाँ पार्किंग हो, जहाँ से लोगों को सुविधा, जो जैसे हमारा विचार है, हम चाहते हैं कि यहाँ कोर्ट के पास, जहाँ हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन नई तहसील बिल्डिंग है उसके पास, उसके अलावा जीएसटी भवन के पास जो हॉस्पिटल के लोगों को कैटर करे, कुछ बस स्टैंड के पास, इसके अलावा बनोग में और दुसड़का में और दिल्ली गेट के पास जो है हम ई टैक्सीज की पार्किंग की एक दो गाड़ियों की व्यवस्था रखें। इसके अलावा कहाँ कहाँ लोग चाहते हैं कि वहाँ भी ई टैक्सी जो है हमारी खड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह के सुझाव जो हैं वो हमने नाहन की जनता से आपके माध्यम से आमंत्रित करने हैं। तो मैं आप जितने भी मैंने मुद्दे आपके साथ शेयर किए हैं, मैं चाहता हूं कि नाहन के लोग जो हैं अपने सुझाव जो है या तो मेरे एसडीएम कार्यालय में जो हैं 10 जनवरी तक जो है वो दे दें, या मेरे साथी हैं रजत जी, इनका मोबाइल नंबर है 9459912012 94,599,12012। इनके मोबाइल पे भी जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है सभी शहरवासी जो है अपने सुझाव हमें जो है भेज सकते हैं, ताकि सभी सुझावों को, चाहे हमारी एनजीओज हैं, व्यापार मंडल हैं, टैक्सी यूनियन हैं या जनरल पब्लिक है, सभी से सुझाव जो है इन सभी मुद्दों पे आमंत्रित हैं। सब अपने सुझाव भेजें ताकि सभी सुझावों को मद्देनजर रखते हुए फिर एक कंक्रीट डिसीजन जो है इन सारे मुद्दों पे लिया जा सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने आयोजित पत्रकार वार्ता में अमेरिका की बदलती हुई नीति, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और उसके भारत पर पड़ते प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार की विदेश और व्यापार नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी चुनाव के बाद वैश्विक स्तर पर टैरिफ और दबाव की राजनीति तेज हुई है, जिससे भारत की संप्रभुता और किसानों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। राठौर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र बताते हैं, जबकि दूसरी ओर रूस से कच्चे माल के आयात और भारत की नीतियों पर खुलकर असंतोष जताते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान ट्रंप द्वारा युद्ध विराम कराने का दावा करने पर पाकिस्तान के जनरल व्हाइट हाउस में आमंत्रित करने को भी भारत की जनता के लिए असहज करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन गंभीर घटनाओं पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया न आना चिंताजनक है। उन्होंने 1971 का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार किया था और देश ने निर्णायक विजय हासिल की। राठौर ने कहा कि आज भी भारत एक संप्रभु लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऐसे में किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अमेरिका द्वारा जीरो टैरिफ जैसे दबावों का सबसे बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादों को होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रेड डिलीशियस जैसे सेबों के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और यदि भारतीय बाजार को बिना सुरक्षा के खोल दिया गया तो पहाड़ी राज्यों के छोटे जोत वाले बागबान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। राठौर ने कहा कि हिमाचल की बागबानी अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की है, जिसे किसी भी समझौते पर दांव पर नहीं लगाया जा सकता। विश्व परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि पिछले काफी समय से उथल पुथल, खासकर अमेरिका में चुनावों के बाद जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, उसके बाद पूरे विश्व में टैरिफ वॉर शुरू हुई, एक अनिश्चितता का माहौल बना और हाल में ही जो घटना हुई, जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा किया गया, उसके बाद लगातार राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया लोगों की समझ में आ नहीं रहा। हाल में ही उन्होंने टिप्पणी की, जिस टिप्पणी पे हमें आपत्ति,
उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब पे टिप्पणी की। एक तरफ तो कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान हैं, और रूस से जो हम कच्चे तेल का निर्यात कर रहे थे, जब हमने कम किया, उस पे उन्होंने टिप्पणी की कि मोदी को यह मालूम था कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिसमें उनका जो रवैया था वो मित्रता वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि काफी समय से उनका जो रवैया भारत के प्रति है वो मित्रता वाला नहीं रहा। और खासकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, उस समय भी उनका जो रवैया वो पाकिस्तान के प्रति नर्म था। और उस वक्त भी उनका यह कहना कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया। हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। पाकिस्तान के जनरल को व्हाइट हाउस में न्योता देना, उन्हें खाने पे आमंत्रित करना, अपने ऊपर अपने आप में एक ऐसा रवैया था जिससे भारत के लोगों को यह एहसास हुआ कि अमेरिका हमारे जो शत्रु राष्ट्र है पाकिस्तान के साथ। और अभी उन्होंने जो ये टिप्पणी की, उस टिप्पणी से पूरे देश में राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति नाराजगी का माहौल है। और ये टिप्पणी भारत के प्रधानमंत्री पे, भारत का प्रधानमंत्री हमारा सर्वोच्च नेता है, उनके प्रति अगर ऐसी टिप्पणी होती है तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य है कि काफी समय हो गया, कई घंटे बीत चुके, लेकिन भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि मोदी साहब ट्रंप से डरते। इतने बयान जो राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए, उसके बाद भी उस पर टिप्पणी ना करना राहुल गांधी जी के जो बयान को है वो सही ठहराता है।